Hello students and welcome to Ambition Study Center's online classes. So students, अब हम आ पहुंचे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर. प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग 7th लेसन का, मेंसुरेशन लेसन का, है ना. और उसका 7th क्वेश्चन रहा ये, a cylindrical bucket of diameter 28 centimeter and height 20 centimeter was full of sand. यानी एक सिलेंड्रिकल शेप का बकेट था. वो सिलेंड्रिकल शेप का जो बकेट है उसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर था और उसका जो हाइट है उस बकेट का वो 20 सेंटीमीटर था और वो पूरा का पूरा सैंड से भरा हुआ था. When the sand in the bucket was poured on the ground, the sand got converted into the shape of a cone. जब उस सैंड के बकेट को ग्राउंड पर पलटाया गया तो वहां पर सैंड का जो शेप बना ग्राउंड पे पलटाने के बाद में वो कोन का शेप बन गया. यानी जो सैंड पोर किया गया ग्राउंड पर गिराया गया वो कंप्लीटली कौन से शेप में बदल गया? कोन के शेप में. If the height of the cone was 14 centimeter, what is the base area of the cone? Area of the cone, base area. Base सर्कल शेप का रहता, जो सर्कुलर बेस है कोन का उसका एरिया पूछा गया है. अब इधर ध्यान दो, क्या करेंगे हम लोग? इधर ध्यान दो. अब हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर सिलेंड्रिकल बकेट करेंगे. फॉर सिलेंड्रिकल बकेट जो डायमीटर दिया हुआ है वो दिया है 28 सेंटीमीटर. इसी वजह से जो रेडियस दिया है, रेडियस आर, वो दिया है हमारा 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा. साथ ही साथ जो हाइट है, हाइट हो जाएगी h. h दिया हमें 20 सेंटीमीटर, है ना. तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए जो बेस एरिया निकालना है, बेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, सैंड कौन से शेप की थी? सिलेंड्रिकल शेप की सैंड थी. उसे पलटा करके कौन से शेप की सैंड में बदल दिया गया? कौन शेप का सैंड बना दिया गया. सैंड यानी रेती, है ना. कौन सा शेप बन गया? वो रेती का कौन शेप बन गया, कौन शेप बन गया. अब हम लोग क्या करेंगे? कौन शेप बन गया तो ऑब्वियस सी बात है, जो वॉल्यूम सिलेंड्रिकल शेप सैंड का था वही वॉल्यूम किसका रहेगा? कौन शेप सैंड का भी रहेगा. तो पहले हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सैंड ये निकालेंगे. पहले हम लोग क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट. पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें? वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट. वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट. जो सिलेंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम रहता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच, पाई 14 स्क्वायर इंटू 20, पाई इंटू 196 इंटू 20, ये हो जाएगा 3920 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब. ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट. बकेट में जितना सैंड है, जितना सैंड है उस पूरे सैंड का वॉल्यूम, पूरे सैंड का वॉल्यूम, इतनी ही वॉल्यूम का कोन भी रहेगा. जो सैंड का कोन बनेगा, सैंड का कोन जो बनेगा उस सैंड के कोन का भी वॉल्यूम इतना ही रहेगा, इतना ही तो आएगा. उसके भी सैंड के कोन का वॉल्यूम, उस पर से हमें बेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है, कोन का बेस एरिया. अब उसके लिए देखो मैं क्या करता हूं. फॉर कोन रेडियस ऑफ द बेस b, let the radius of the base be r1. हाइट हमें दिया हुआ है h1 14 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ. हमें बेस एरिया पूछा है. अभी हम लोग देखो क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन शेप सैंड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ
सैंड इन बकेट। बकेट में जितना वॉल्यूम रहेगा सैंड का उतना ही, जब वो कोन शेप ले लेगा वो कोन शेप का भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा, सेम वॉल्यूम रहेगा। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर क्या है, रेडियस कोन की r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल्स टू, इसका वॉल्यूम कितना है आया। अब देखो 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू 14 3920 पाई। थोड़ा सा ध्यान देना, पाई r1 स्क्वायर यानी वो बेस का एरिया। मैंने क्या लिखा, लेट द रेडियस ऑफ बेस, बेस की रेडियस है r1, तो इस बेस का एरिया क्या रहेगा पाई r1 स्क्वायर रहेगा। सर्कुलर बेस रहता है कोन का, ये निकालना है एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ये पाई r स्क्वायर। सर्कुलर बेस रहता है पाई r1 स्क्वायर। आगे रहने, अब इधर रहने दो 1/3, इधर रहने दो, इधर रहने दो, इधर रहने दो, पाई r1 स्क्वायर इधर ही रहेगा 3920 22/7। ये मल्टीप्लाई में है, क्या आएगा डिवाइड में, ये डिवाइड में है, ये जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर हो रहा है तुम लोगों को, जो मल्टीप्लाई में है वो गया डिवाइड में, जो डिवाइड में है वो गया मल्टीप्लाई में। इधर रख देना 2 11 जा 2 7 जा। क्लियर हो रहा है, पाई r1 स्क्वायर की वैल्यू निकालना है हमको, वही है रेडियस ऑफ द बेस, वही है एरिया ऑफ द बेस, ध्यान रखो। अब इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे, अब इधर में चेक करो ये मल्टीप्लाई वगैरह होता है क्या, 7 होता है 35 जा बचते 4 42, यस होता है ये सॉल्व। ये देखो 7 1 जा 7 और ये 7 5 जा 35, 4 2 42, 7 6 जा 42 और ये 0, 560 से कैंसिल हुआ 7 और ये, ठीक है। 560 इंटू 11 इंटू 3/7, ये कैंसिल होता है क्या चेक करो। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 यानी 8 और ये 0 80, यानी आप क्या बचा ये 80 इंटू 11 इंटू 3 हो गया 33 8 जा 33 8 जा कितना आएगा 33 8 जा 24 टू कैरी 24 2640 आया क्या 2640, यस ये आ गया 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मैं आंसर लिखूंगा एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन इज 2640 सेंटीमीटर। बेस कौन से शेप का रहता, बेस कौन से शेप का रहता, सर्कुलर शेप का। पाई r स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन निकालना। बहुत तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो जमेगा। तरीका बिगड़ा या आलस करे तो गया, करो इसका। नहीं समझ में आता है, कुछ प्रॉब्लम रहता है, बिंदास आप लोग कमेंट करो, बिंदास आप लोग वहाँ पर मेरे को फोन कॉल करो, जिस भी तरीके से जुड़ करके पूछना है पूछो और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। Look student, this is your question number 8, which is a very easy question. You just have to look carefully. The radius of a metallic sphere is 9 centimeter. The radius of the metallic sphere is given to you. एक मेटल का स्फीयर है, उसकी रेडियस दी हुई है आप लोगों को 9 सेंटीमीटर का। It was melted to make a wire of diameter 4 mm. उसे मेल्ट किया गया और 4 mm डायमीटर वाला वायर बनाया गया, 4 mm डायमीटर वाला यानी 2 mm की रेडियस वाला एक वायर बनाया गया। वायर कौन से
है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, मेल्ट किसे करे, स्फीयर को, तो जो स्फीयर का वॉल्यूम रहेगा वो किसके वॉल्यूम को इक्वल आएगा, वायर के वॉल्यूम को। वायर कौन से शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का है, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल टू स्फीयर का वॉल्यूम, है ना। तो हम उस पर से दोनों फॉर्मूले इक्वेट करेंगे, दोनों फॉर्मूले उसको इक्वेट करेंगे और वहां से पता करेंगे h यानी लेंथ ऑफ द वायर। देखो सबसे पहले मैं मेटालिक स्फीयर के लिए लिखता हूं, फॉर मेटालिक स्फीयर रेडियस कितनी दी हुई है, r ले लेता हूं 9 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में बोला है कि इट इज मेल्टेड टू फॉर्म अ वायर। स्फीयर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ वायर, है ना, melted to form a wire, therefore for cylindrical wire, obvious सी बात है, वायर कौन से शेप का रहता है, सिलेंड्रिकल। डायमीटर दी हुई है 4 mm, therefore radius of wire is equals to r1, ये r है तो इसको r1 लेना पड़ा, 4/2 इज इक्वल्स टू 2 mm, लेकिन इसको mm में नहीं रखेंगे, ये सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल दो, मालूम ही होना चाहिए 10 mm इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 10 mm इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को, कई बार ये प्रॉब्लम में अपन ने करी है। हो गया ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट रेडियस। अब अपने को लेंथ ऑफ द वायर निकालना है, लेट h बी द length that is height of wire, that is height of wire, h को मैंने height ले लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जो वॉल्यूम रहेगा इसका, वॉल्यूम ऑफ वायर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर। वायर का वॉल्यूम पाई r1 स्क्वायर h, पाई r1 स्क्वायर h, और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। पाई कैंसल, एक में एक के डिवीजन में ही आने वाले, r1 स्क्वायर यानी 2/10 का स्क्वायर इनटू h निकालना है, 4/3 r क्यूब यानी 9 का क्यूब, इधर रहने दो, अभी h निकालना है 4/3, h के साथ में 2/10 ये मल्टीप्लाई में है, 2/10 मल्टीप्लाई में 4/3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 1 जा 3 3 जा, इधर रहने दो, ये हो जाता 1/5 यानी 1/5 इंटू 1/5 इंटू h इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9, h निकालना है 4 इंटू 3 12 इंटू 81 इंटू 5/1 5/1, ये हो जाएगा h। अब मल्टीप्लाई करो इसको, क्या आता है देखो, इसका जो पूरा मल्टीप्लिकेशन है ना, अपन वैसे भी लिखते हैं, लेकिन आप लोगों के समझने के लिए लिखा रहा हूं, 12 इंटू 81 इंटू 25, जो h का आंसर रहेगा फाइनल, मैं वो बता दे रहा हूँ आप लोगों को, वो आने वाला है 24300 सेंटीमीटर, 24300 सेंटीमीटर। ओके, ये सेंटीमीटर में है, आपको अगर इसे मीटर में बदलना है तो आप लोग क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 1000, 24300 सेंटीमीटर को नहीं 100 से करेंगे ना, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, पता है ना, 100 से करेंगे तो मीटर में बदल जाएगा, 243 मीटर। पीछे आंसर गलत दिया है, टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर गलत दिया है। अब हम लोग लिखेंगे द लेंथ ऑफ द वायर
is 243 मीटर और 24300 सेंटीमीटर। आपके ऊपर, आपको क्या याद है? क्लियर हो रहा? लेट मी कंफर्म द आंसर। यस, 243 मीटर। आप लोग चेक भी करो इसको प्रॉपरली। अगर आप बराबर से करोगे तो ही आपको मिलेगा आंसर, अदरवाइज आंसर नहीं मिलेगा प्रॉपर। आपको आंसर चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, समझ करके लिखना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, बराबर से अगर करोगे तो आंसर आना ही है। 800 में 162 पड़ा, 162 मल्टीप्लाई बाय दिस कर दो, अपने आप हो जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, करो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, इजी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, ये जो 9th क्वेश्चन है बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन करें। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस इज 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ऐसे सर्कल के ऐसे सेक्टर का एरिया दिया है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर हो। ऐसा सेक्टर, ऐसा सर्कल का सेक्टर, ऐसे सर्कल का सेक्टर जिस सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर हो, उस सर्कल के सेक्टर का जो एरिया दिया है, जो सेक्टर हम लोग देख रहे हैं उसका एरिया दिया है 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख रहे हो। फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क, यानी थीटा पूछा हुआ है, आर्क का मेजरमेंट पूछ लेना है, यानी थीटा पूछ लेना, एंड लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। और जिस आर्क का आपने थीटा मेजर करे हो, जिस आर्क को मेजर करे हो, उस आर्क से बना हुआ जो सेक्टर रहेगा, उस सेक्टर का उस आर्क का लेंथ भी निकालना है। जो सेक्टर का एरिया आपको दिया है उसी सेक्टर के लिए आप लोग क्या निकाल रहे हो? मेजर ऑफ द आर्क निकाल रहे हो। उसी सेक्टर में जो आर्क आई है उसी का मेजर निकाल रहे हो। वो आर्क का मेजर निकालने के बाद में लेंथ ऑफ द आर्क भी निकालना है। देखो तो मैं क्या बोलूंगा, लेट द मेजर ऑफ द आर्क बी थीटा डिग्री। कितना डिग्री है? थीटा डिग्री। अब देखो आंसर कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 15 पाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर। इधर ध्यान देना, ये पाई कैंसल। हमें क्या चाहिए? थीटा 15 इंटू 360 है इज इक्वल्स टू थीटा इंटू 36। ये इधर आ गया 15 इंटू 360 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू थीटा। 36 बनता है, 36 10 दा 15 इंटू 10 इज इक्वल्स टू थीटा। सो थीटा इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। 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 आगे ध्यान में, थीटा की वैल्यू आ गई है 150 डिग्री, यानी मेजर ऑफ द आर्क मिल गया। मेजर ऑफ द आर्क इज थीटा इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। आगे ध्यान में, अब लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क पूछा है, सो हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ सेक्टर का दूसरा फॉर्मूला कौन सा वाला? लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। 15 पाई इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। 1 जा 3 जा 2 1 जा 2 3 जा, ये हो जाएगा 15 पाई इंटू लेंथ ऑफ द आर्क मल्टीप्लाई बाय 3। ये मल्टीप्लाई का 3 इधर आएगा डिवीजन में, यानी लेंथ ऑफ द आर्क 3 1 जा 3 5 जा 5 पाई लेंथ ऑफ द आर्क। देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो जाएगा?
पाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3.14 करेंगे। पाई की वैल्यू क्या लेने बोला है हमें? 3.14 लेने बोला है क्या? नहीं, छोड़ दो ऐसा ही 5 बाई लिख लो, क्योंकि पीछे में आपको ऐसा ही आंसर दिया। बाद में आंसर लिखो दोनों की चीजों का, दोनों का आंसर लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाते। कई लोगों के मैं पेपर्स चेक करता हूँ, मेरे को इसमें दिखते ही आंसर लिखे हुए, मार्क्स कट रहे उन लोगों के, आधे आधे मार्क्स, एक मार्क्स कट जाता है कभी कभी। ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने वाला जो क्वेश्चन आता है ना, जिसमें 2-3 चीजें एक साथ पूछते हैं, वहाँ मार्क्स कट जाते, 1 मार्क रहता हो नीचे में आंसर लिखना। समझ में आ रहा? ठीक है, करो इसका, करो आप लोग स्क्रीनशॉट। बहुत इजी वे में हमने इसे सॉल्व किया है, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो स्टूडेंट, ये ना 10th क्वेश्चन, बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा। इन फिगर, ये रहा फिगर जो हमें क्वेश्चन में पहले से दिया है। सेगमेंट AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर P। कॉर्ड, ये जो AB सेगमेंट है, ये कॉर्ड है सर्कल का, ऐसे सर्कल का जिसका सेंटर है P, ऐसे सर्कल का जिसका सेंटर है P। If PA is 8 centimeter, if PA is 8 centimeter and the distance of a chord AB from the center is 4 centimeter, यानी जो PA 8 centimeter है and distance of chord AB from the center is 4 centimeter, ये 4 सेंटीमीटर का सेंटर है, 4 सेंटीमीटर का, ये देखो ये जो डिस्टेंस है chord AB का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकाल। शेडेड पोर्शन तो सेगमेंट दिख रहा है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये तो सेगमेंट है। अगर मैं एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगा दूं, क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला? r स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस sin थीटा अपॉन 2। लेकिन यहाँ पर जो थीटा आएगा इस क्वेश्चन के लिए वो ये इस थीटा पर निर्भर है। अगर वो थीटा जो आने वाला है, ये थीटा जो आएगा, ये फॉर्मूला लगाना है तो ये थीटा मालूम होना, थीटा मालूम नहीं है, थीटा पहले निकालना पड़ेगा, फिर सोचेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा या और कोई दूसरी मेथड करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो थीटा ही पता करना पड़ेगा ना। थीटा पता नहीं करेंगे तब तक अपन ये भी फॉर्मूला जो डायरेक्ट सेगमेंट का है वो भी यूज नहीं कर सकते। हाँ देखो, अगर थीटा पता करने के बाद में सेगमेंट का फॉर्मूला लगा करके सेगमेंट निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरा तरीका कौन सा? देखो भाई, ये जो सेगमेंट आया है, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो सेगमेंट आया है, इस सेगमेंट का, ये सेगमेंट किसके अंदर आया? ये सेक्टर AB में आया, P-AB, सेक्टर P-AB में ये सेगमेंट आ रहा है, सेक्टर P-AB में ये सेगमेंट आ रहा है। ये सेक्टर P-AB कैसे कैसे बना है? ट्रायंगल PAB प्लस सेगमेंट AB। ध्यान रखो, ये जो सेक्टर PAB जो बना है ना, पूरा सेक्टर P-AB जो पूरा सेक्टर बना है वो कैसे बना है? ट्रायंगल PAB, यानी ये पूरा ट्रायंगल और ये सेगमेंट मिला करके बना है। अगर ये फॉर्मूलेशन ना निकाल सका सेगमेंट, तो मैं सेगमेंट AB कैसे निकालूंगा? ये जो सेगमेंट है, ये AB का एरिया कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल PAB का एरिया। मैं क्या कर लूंगा? सीधा सीधा क्या कर लूंगा? ध्यान से समझ लो, ये सेक्टर का एरिया निकालूंगा, इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करूंगा। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करूंगा तो किसका एरिया बन गया? सेगमेंट का एरिया। लेकिन उसके भी पहले मेरे को थीटा निकालना जरूरी है। अब थीटा निकालने के लिए सबसे पहले मैं गिवन डाटा लिख लेता हूँ। सेगमेंट AB इज कॉल्ड, PA दिया हुआ है 8, देयरफॉर PB भी क्या हो जाएगा? 8। रेडियस ऑफ सेम सर्कल की रेडियस है, सेम ही सर्कल है हुआ। बाद में PM क्या दिया हुआ है हम लोगों को? PM दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम लोग देखो क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देना, खास तौर पे ये पूरा का पूरा थीटा निकालने के लिए पहले ये आधा थीटा निकालेंगे, ये जितना रहेगा उतना ही ये भी रहेगा, क्योंकि देखो रेडियस
ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? PMA ट्रायंगल लेंगे तब जाके वो जमेगा। देखो लेट एंगल, ये देखो ये एंगल लेना है APM B थीटा डिग्री। APM एंगल मैंने कितने डिग्री का लिया? थीटा डिग्री का लिया। इन ट्रायंगल PMA ट्रायंगल में अगर मैं बात करता हूं एंगल APM इज इक्वल्स टू थीटा डिग्री, देयरफॉर जो cos थीटा डिग्री, क्यों cos ले रहा? ये अगर मेरा थीटा है तो ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेनियस है। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, रीजन लिखना पड़ेगा। cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म पे मार्क पड़ जाएंगे। cos थीटा PM8 नहीं PM4 8 यानी 1/2। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई। आगे cos थीटा की वैल्यू 1/2, इसे मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं बोलूंगा बट cos कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 देगी? 60 डिग्री की। Therefore theta is equals to 60 by 1/2। cos थीटा कितना आ गया? 1/2, लेकिन cos कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 देगी? 60 डिग्री, यानी ये थीटा क्या है? 60 डिग्री है। Therefore जो एंगल APM है वो 60 डिग्री का, 60 डिग्री का आ गया। सिमिलरली एंगल BPM वो भी 60 डिग्री का आ जाएगा। क्यों? अरे भाई सेम सिमिलर ट्रायंगल है ना, देखो ना यहाँ पर भी मैंने cos थीटा ही लगाया था। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस 4/8 1/2 थीटा 60 जाने वाला है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उतना डिटेल करते बैठेंगे क्या? सिमिलरिटी सॉल्व कर रहे हैं क्या अपन? सिमिलरिटी थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो ये दोनों 60 60 के आ गए। अब मैं पूरा का पूरा एंगल निकालता हूँ ना, पूरा का पूरा एंगल निकालूंगा आगे मैं। कौन सा? APB एंगल, पूरा APB एंगल। एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APM प्लस एंगल BPM। एंगल एडिशन पोस्टुलेट, एंगल एडिशन पोस्टुलेट, हम लोग पोस्टुलेट एंगल ऐड कर सकते हैं ना दो टुकड़ों को। तो जो APB आया वो कितना आया? APB आया वो कितना आया? APB आया वो कितना आया? 60 प्लस 60 यानी 120। लेट द सेंट्रल एंगल बी θ1। इनको थीटा ले लिया है तो ये जो पूरा APB आएगा, APB इसको θ1 बोलना पड़ेगा ना, तो जो एंगल APB रहेगा वो θ1 रहेगा 120 डिग्री। क्यों कहा मैंने? आप लोग समझ गए हो मैंने क्या बोला था? आप लोगों को सेगमेंट निकालना है तो ये बड़ा वाला थीटा पता करना होगा, इसलिए उस थीटा को मैंने 120 डिग्री को θ1 लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको ये एंगल को थीटा बोल दिया इस वजह से, इस एंगल को थीटा बोल दिया था इस वजह से। अब इधर देख लेना थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ इसको, ये जो थीटा बनाया ये 120 डिग्री आया। आपको सेगमेंट के फॉर्मूले में साइन थीटा यूज करना है। आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है ना? फिर आप लोग ये θ1 का इस्तेमाल डायरेक्ट फॉर्मूले में कर सकते हो क्या? सेगमेंट के डायरेक्ट फॉर्मूले में r² इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 में नहीं, क्योंकि साइन थीटा है साइन 120 डिग्री। आपके पास में 120 डिग्री की वैल्यू है क्या साइन के? नहीं है अभी तक, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते सेगमेंट निकालने का। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा और बाद में ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल सकते हैं, θ1 है, ये सेंट्रल एंगल आ चुका है। एरिया ऑफ
sector, area of sector P dash AB is equals to theta 1 upon 360 into pi r square. 120 upon 360 3.14 into r square यानी 8 का स्क्वायर. 120 वन जा 123 जा तो ये आ जाएगा 3.14 अपॉन 3 इंटू 64. इसका कैलकुलेशन करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 3 जो आता है वो लिखो. जो आंसर आता है वो आता 66.986 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको राउंड फिगर करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर पी डैश ए बी को तो वो आ जाएगा 66.99. ये 66.99 मेरे को लगता है ये देखने में तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं आ रहा हो सकता. नाउ इट इज ओके. अभी आपको दिख रहा है ये क्लियरली है ना. cos थीटा की वैल्यू 1/2i. फिर अपन लोग पूरा सॉल्व करके एरिया ऑफ सेक्टर पी डैश ए बी तक के हम लोग पहुंच गए. एरिया ऑफ सेक्टर पी डैश ए बी तक के हम लोग पहुंच चुके हैं. आ गया. इसे हम लोगों को इक्वेशन नंबर 2 भी हो गया, 2 हो चुका है. इसको देना पड़ेगा 3. इक्वेशन नंबर 3. अब रही बात किसकी, सेक्टर का एरिया आ चुका है. पूरे सेक्टर का एरिया आ चुका है. अब बचा हुआ है हमारे पास में ये ट्रायंगल का एरिया. अब ये ट्रायंगल पीएबी का एरिया निकालना है. तो हाइट है 4, बेस है क्या. अब बेस कैसे निकालेंगे, कह देखो tan 60 का फॉर्मूला लगाएंगे. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. tan 60 की वैल्यू हमें पता है, ये थीटा 60 का आया ना. tan 60 की वैल्यू लगाएंगे. PMA ट्रायंगल में tan 60 की वैल्यू से AM निकालेंगे. फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो जो AM रहेगा वो क्या रहेगा, हाफ ऑफ AB रहेगा. हम लोग AM निकाल लेंगे. AM निकाल लिए बस इस पर से AB मिल जाएगा. ये हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी. व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट. बेस AB निकालना है, हाइट दी हुई है. उसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो पार्ट है क्वेश्चन दिया है वाला पार्ट, क्वेश्चन के साथ साथ ये जो सॉल्यूशन का यहाँ तक का पार्ट जो गिवन पार्ट है उसे डिलीट करो. आप लोग स्क्रीनशॉट करना इसका, ये सब गिवन पार्ट. देखो अभी क्या करता हूँ, देखो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर. इसके बाद में अब बारी है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए. एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी निकालना पड़ेगा और सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर में से. लेकिन उसके लिए पहले अपने को बेस पता रहना होगा ना कितने लेंथ का है, तो बेस निकालने के लिए कर रहा हूँ. इन अ ट्रायंगल PMA एंगल APM is equals to theta is equals to 60 degree. Therefore tan 60 degree is equals to AM upon PM. रीजन लिखना पड़ेगा. tan थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. फुल फॉर्म लिखने का. व्हाट इज tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3. AM निकालना है. देखो AM निकलेगा तो AM का डबल यानी AB, AM का डबल यानी AB और PM है 4 है. Therefore जो 4 into √3 आएगा AM, यानी जो AM आया वो आया 4√3 जिसकी हमें जरूरत है. ठीक है. अब पाइए AM मिल चुका है हम लोगों को. AM मिल चुका है हम लोगों को. अब बारी हमारी AM की मदद से AB निकालने. तो अब हम देखो क्या लिखेंगे. सेगमेंट PM is perpendicular
इसका रीजन मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान दो। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द chord bisects the chord। याद है या भूल गए ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द chord bisects the chord। ये स्टेटमेंट आपको याद रहने ही होना। और इसकी मदद से अपन, ये हो गया 4√3 इंटू 1/2 AB, ये हो जाएगा 2 इंटू 4√3 इज इक्वल्स टू AB। सो जो AB की वैल्यू आएगी वो रहेगी 8√3। फिर √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.73, जो आप लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है, और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, होपफुली आप लोग ये भी पार्ट कर चुके हैं। ये नहीं करना, ये याद में नहीं रखना है, ध्यान रखो, ये पार्ट याद नहीं रखना है, ये तो मैंने ऐसे ही समझाया था। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था, यहाँ गिवन पार्ट था, गिवन पार्ट भी लिखना है। यहाँ से शुरू हुआ था, ऐसे गए, इधर आए, ये सॉल्व करें। आपको दिक्कत क्या रही है, कुछ प्रॉब्लम क्या रही है, तो पूछने का बिंदास। देखो मैं ये भी इरेज कर देता हूँ, ये सेकंड पार्ट ही हो जाएगा सीधा सीधा। अब देखो, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? AB की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 1.73। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? मैं टाइम वेस्टेज नहीं कर रहा हूँ आप लोगों का, और आप लोगों को करके देखना है। आपने करके देखे नहीं तो आपका गलत होने वाला है। 100% गलत होगा। 8√3 हो गया, 8√3। इसको अभी रहने दो, लगे तो ऐसा, इसको बाद में करेंगे। एरिया का फॉर्मूला देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन था, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग निकालेंगे इन ट्रायंगल PAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। ये बताना पड़ेगा। हाफ, व्हाट इज द बेस? 8√3, 4। ये हो जाएगा, देखो 2 1 2 2 8√3 इंटू 2 यानी 16√3। तो जो एरिया आएगा ट्रायंगल PAB का वो आ जाएगा 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 से, वो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 27.6 से, 27.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बोलूँगा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इसको बोलूँगा इक्वेशन नंबर 5। अब मेरे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB है, पूरा PAB, सेंटर के एरिया में से PAB को माइनस कर दो। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट AB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर P' माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। माइनस करो, कितना आता चेक करो। देखो जगह नहीं है इसलिए मैं एक के नीचे एक नहीं लिख रहा हूँ, आगे आगे लिख रहा हूँ। क्या है? 66.99 माइनस 27.68। इसका जो सब्ट्रैक्शन आएगा 1 3 16 में से 7 गया 9 1 3 16 में से 7 जाएंगे 9 5 में से 2 जाएगा 3 39.31 सेंटीमीटर एरिया ऑफ सेगमेंट। दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस। आखिर में आप लोगों को आंसर लिखना पड़ेगा। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ 39.31 यानी आंसर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 39.31 सेंटीमीटर। आराधन में क्या करे तो हम लोगों ने कैसे करे तो पहले सेक्टर
से ये थर्ड पार्ट का, ये पार्ट का तो पहले ही हो गया, ठीक है। देखो स्टूडेंट, ये 11th क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ टेक्स्ट बुक से। इन फिगर स्क्वायर ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन द सेक्टर A-PC। ये जो स्क्वायर ABCD दिख रहा है आप लोगों को, ये स्क्वायर ABCD अंदर है, इसके A-PCQ सेक्टर के अंदर है। ये जो ABCD स्क्वायर है ये किसके अंदर है? A-PCQ सेक्टर के अंदर है। The radius of the sector C-DXD, C-DXD, ये जो सेक्टर है उसकी रेडियस कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। यानी ये जो स्क्वायर की साइड्स है ये कितने सेंटीमीटर की? 20 की हो जाएगी। ये जो सेक्टर C-DXD, ये जो सेक्टर बना है, ये सेक्टर की रेडियस है बोले 20 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर की साइड्स ही है ना ये 20 सेंटीमीटर। आगे क्या बोलता है? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको ये जो एक्टिविटी दी हुई है इसे समझना है और इसे समझ करके आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। ये शेडेड रीजन का एरिया, ये तीन शेडेड जो रीजन है ना, ये तीनों शेडेड रीजन का एडिशन, ये जितना भी शेडेड पार्ट है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये जो शेडेड रीजन है ये तो स्क्वायर के अंदर आ रहा है, तो स्क्वायर का एरिया में से, स्क्वायर के एरिया में से ये सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर, शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर C-DXD। शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर C-DXD। इस C-DXD सेक्टर का एरिया इस पूरे सर्कल का, पूरे स्क्वायर के सेक्टर में से माइनस कर दो, आपको एरिया मिल जाता किसका? इस पार्ट का एरिया मिल जाता। अब बचा ये और ये पार्ट। तो सीधी बात है, अगर हमने इस बड़े वाले सेक्टर यानी सेक्टर A-PCQ में से, A-PCQ ये पूरे सेक्टर में से स्क्वायर को हटा दिए, स्क्वायर का सेक्टर हटा दिए, स्क्वायर का सेक्टर, स्क्वायर का एरिया निकाल दिए, तो कौन सा एरिया बचा? ये शेडेड पार्ट ही बचे। यानी ये बड़े वाले सेक्टर में से A-PCQ में से, A-PCQ में से अगर स्क्वायर का एरिया हमने निकाल दिए, स्क्वायर का एरिया निकाल दिए तो ये दोनों शेडेड पार्ट ही बचेंगे। फिर ये अंदर वाला शेडेड पार्ट और ये दोनों शेडेड पार्ट का एडिशन, यानी आपको टोटल शेडेड पार्ट मिल जाएगा। तो उसी अंदाज में ये एक्टिविटी सेटअप करके दी है। देखो मैंने आपको बोला था पहले अंदर वाले इसका शेडेड पार्ट का एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ स्क्वायर लगेगा। अब ये सेक्टर की रेडियस 20 दी है, यानी साइड ऑफ द स्क्वायर इज, साइड ऑफ स्क्वायर ABCD, साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर C-DXD। C-DXD की जो रेडियस है वही इसकी साइड है, कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर मिल गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर BXD। देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर, इस स्क्वायर के अंदर में जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। स्क्वायर ABCD का एरिया आया है 400, 400 में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर C-DXD। C-DXD सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? स्क्वायर पर एंगल कितने का बनता है? 90 का, 90/360 इंटू 3.14 इंटू 400। इन पूरे का सब कुछ सॉल्व करेंगे, 1000 और ये हो जाएगा 4000, ये सब कुछ
तो सॉल्व होने के बाद में जो आंसर आएगा वो आएगा 3.14 इंटू 314 और ये आ जाएगा 400 में से 314 माइनस होगा तो कितना बचेगा 14, यानी 400 में से 14 गए, कितने रहे 86 और 300 गए, यानी 386 में से 300 गए, यानी इधर यहाँ पे भी 400 आएगा और ये आ जाएगा 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इक्वेशन वगैरह नहीं, इक्वेशन नहीं दिया, ठीक है। यानी अंदर का एक शेडेड एरिया रीजन का एरिया मिल गया हम लोग को, अंदर के शेडेड रीजन का। अब बारी है बाहर के शेडेड रीजन को निकालने का। अब बाहर का शेडेड रीजन बोले तो सेक्टर, बड़ा वाला जो सेक्टर A'(BX)Q में से PCQ में से हमें क्या करना है, स्क्वायर का एरिया माइनस करना है। देखो वही किया है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आउटसाइड द स्क्वायर। स्क्वायर के बाहर में जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हम निकालना है। वो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर A'(PCQ, एरिया ऑफ सेक्टर A'(PCQ, ये जो बड़ा सेक्टर है उसमें से सेक्टर में से उस बड़े सेक्टर में से स्क्वायर का एरिया माइनस करना है। उसका सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला θ/360 into पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ABCD साइड का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। थीटा यहाँ पर भी कितने का बन रहा है, 90 का। थीटा यहाँ पर भी 90 का है ना। थीटा देखो मैं एक चीज छोड़ दिया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया हूँ, मैंने ये वाली स्टेप नहीं बताया। तो देखो ये स्टेप में क्या है, देखो अगर मुझे ये सेक्टर का एरिया निकालना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो इस सेक्टर की रेडियस पता रहने होना। देखो ये रही इस सेक्टर की रेडियस, दिखी रेडियस, ये बड़ा वाला जो सेक्टर है A'(PCQ, इसकी रेडियस है ये। अरे लेकिन ये क्या है, ये जो रेडियस तो है, रेडियस ऑफ द बिगर सेक्टर तो है, लेकिन ये जो रेडियस है ये तो लेंथ ऑफ द डायगोनल भी है। लेंथ ऑफ द डायगोनल ABCD, ये तो ABCD की डायगोनल है। ABCD की डायगोनल कैसे निकालते हैं अपन, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो रफ में समझा रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर यानी AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 400 प्लस 400 यानी 800 यानी 400 into 2 है ना। AC चाहिए हमें तो स्क्वायर रूट ऑफ 800, AC इज इक्वल्स टू 400 into 2। 400 इसका स्क्वायर है 20 का और √2 किसी का नहीं है, यानी जो AC आया, AC कितना आया 20√2। आपके समझने के लिए, क्योंकि आपको एक्टिविटी में ये डायरेक्ट दिया है 20√2 रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर। ये डायगोनल है ना, ये बड़ा जो सेक्टर है उसकी रेडियस क्या है, ये AC है। AC यानी लेंथ ऑफ द डायगोनल, ये तो डायगोनल है AC ABCD का। तो कैसा निकालना वो लेंथ, ये देखो पाइथागोरस थ्योरम से मैंने करके बताया आपको, डायरेक्ट ही दिया है, ये डायरेक्ट दिया है, कैसे आया मैंने बताया, ठीक है। वो रफ पार्ट है, वो इसका नहीं है। तो अब मेरे पास में रेडियस है, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आउटसाइड द स्क्वायर कैसे निकाला गया, एरिया ऑफ सेक्टर A'(PCQ माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD। स्क्वायर ABCD का फॉर्मूला साइड का स्क्वायर होता है, थीटा 90/360 into 3.14 और रेडियस कैसे आई 20√2 आई 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, इसको पूरा सॉल्व करके आप रफ में सॉल्व करना है, उतना टाइम पास हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि उतना टाइम हमारे पास बचा भी नहीं है। 628 आता है, 628 माइनस 400 यानी 228। तो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये क्या था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आउटसाइड द स्क्वायर। आउटसाइड द स्क्वायर का शेडेड रीजन जो आया वो इतना आया, ये इतना। तो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आएगा, इनसाइड वाला और आउटसाइड वाला, इनसाइड वाला, इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड का प्लस, इनसाइड आउटसाइड का प्लस। है इजी, है इजी, है इजी। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, समझो। नहीं समझ में आता है बिंदास मेरे को फोन कॉल करो, मैसेज करो, मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, इजी है, तरीके से जाओ, करो इसका स्क्रीनशॉट। ये रफ पार्ट है, इसको ध्यान मत देना। देखो स्टूडेंट, ये 12th क्वेश्चन भी हमारे लिए एक एक्टिविटी क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं पहले बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या है, अच्छे से हम लोग क्वेश्चन
circles with center O and P are touching internally at point A. दो सर्कल्स है बोले, एक सर्कल यानी जो बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल का सेंटर है O, ये बड़े सर्कल का सेंटर है O, और दूसरा सर्कल है छोटा वाला P, उसका सेंटर है P, दूसरा सर्कल है छोटा जिसका सेंटर है P, दोनों इंटरनली A पॉइंट पे टच कर, अंदर में टच कर रहे हैं एक दूसरे को A पॉइंट पे। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, कि एक बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर है O, दूसरा छोटा सर्कल है जिसका सेंटर है P। वो डायग्राम पर से समझ में आया। देखो P सर्कल वाले सेंटर वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, O सर्कल वाले सेंटर की रेडियस कितनी है, यानी बड़ा तो O सर्कल वाले सेंटर का है ना, O सेंटर वाले सर्कल बड़ा है, P सेंटर वाला सर्कल छोटा है। आगे क्या दिया है, इफ DQ इज इक्वल टू 9, यानी इतना टुकड़ा 9 दिया हुआ है, ये DQ पार्ट 9 दिया हुआ है, एंड D इज इक्वल टू 5, ये जो D हिस्सा है, ये D हिस्सा, ये D हिस्सा दिया है आपको 5, ये DQ हिस्सा दिया है आपको 9। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। आपको ये दोनों सर्कलों की रेडियस निकाल के देना है, बड़े सर्कल की भी रेडियस निकाल के देना है, छोटे सर्कल की भी रेडियस निकाल के देना है। बड़े सर्कल की भी रेडियस निकालना है, क्या है, छोटे सर्कल की भी रेडियस निकालना है एक्टिविटी की मदद से। एक्टिविटी देखते हैं कैसे। पहले उसने क्या बोला, डायग्राम आपको समझ में आ चुकी है। लेट द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल बी कैपिटल आर। कौन कौन सी रेडियस है बड़े सर्कल की, OA, OB, OC, OD, ये सब हम कैपिटल आर लेंगे। OA, OB, OC, OD ये सब बड़े सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर, एंड दैट ऑफ स्मॉलर सर्कल बी स्मॉल आर। जो भी छोटे सर्कलों की रेडियस है, OA अपना PA, ये PA छोटे सर्कल की रेडियस है, और PA और PQ ये दोनों स्मॉल आर है। PA स्मॉल आर है, PQ भी स्मॉल आर है, क्योंकि छोटे सर्कल की सिर्फ 2 रेडियस है। क्लियर होगा पूरे तरीके से। बड़े रेडियस सर्कल की 4 रेडियस है। देखो OA, OB, OC, OD, OA, OB, OC, OD आर द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, आर द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। तो जो OA, OB, OC, OD है, इन्हें बड़े सर्कल की रेडियस बोला गया है कैपिटल आर। इन्हें बड़े सर्कल की रेडियस बोला गया है कैपिटल आर। और वही छोटे सर्कल की रेडियस PA और PQ को स्मॉल आर बोला गया है। अब देखो इसमें जो बड़े सर्कल की रेडियस और छोटे सर्कल की रेडियस निकालना है, उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो जो आप लोग सर्कल लेसन में पढ़े हो, जो आपने सर्कल लेसन में पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट क्या है। मान के चलो एक सर्कल है और उस सर्कल की 2 कॉर्ड्स इंटरनली एक दूसरे को कट कर रही। मान के चलो ये M और N कॉर्ड है और ये C और D कॉर्ड है। दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली टच कर रही X पर, ये X पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही, तो उसकी एक प्रॉपर्टी है इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी। ये X है ना, ध्यान रखो ये X है। अगर एक सर्कल की 2 कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही, इंटरनली डिवाइड कर रही, तो हमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ती है बाय थ्योरम ऑन इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्या होता है, mx into xn। इसको मैं p लिख लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं। तो ये mp into pn इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, mp into pn इज इक्वल्स टू dp into pc। ये ऐसा होता है इंटरनल डिवीजन ऑफ। 2 कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली डिवाइड करी तो ऐसा हो जाता है mp into pn इज इक्वल्स टू dp into pc। ये प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा हमें रेडियस निकालने में। अब देखो ये प्रॉपर्टी इस फिगर में कहां अप्लाई हो रही है, यहाँ पे देखो OQ into OA, OQ into OA, OE into OF। देखो अगर ये छोटे सर्कल के लिए मैं AQ को एक कॉर्ड लूं और EF को एक दूसरी कॉर्ड लूं, यानी ये छोटे सर्कल के लिए QA को एक कॉर्ड लूं और EF को दूसरी कॉर्ड लूं, तो वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही, O पॉइंट पे। तो क्या बनेगा OQ into OA, OE into OF।
सिर्फ इतना रहना, ये हो गया Q, ये हो गया A और ये हो गया दूसरा, ये हो गया EF और ये जो पॉइंट है ये O है, सेंटर नहीं है, ये सेंटर ही इधर है। तो क्या हो जाएगा, इंटरनली डिवाइड किया OQ इंटू OA, OE इंटू OF, OQ इंटू OA, OE इंटू OF होना ऐसा। बस उसी के लिए हम लोगों को इसके बाद में क्या दिया हुआ है यहाँ पर OQ, OQ कैसे निकालेंगे बोले, OQ निकालना है तो ये पूरी रेडियस है OB, OB में से BQ निकाल लो, OQ निकालना है आपको, OQ टुकड़ा तो ये OB में से OQ निकाल लो, OB माइनस OQ, OB माइनस BQ, OB कितना है, OB को हमने रेडियस लेके रखा है, ये रेडियस माइनस BQ, BQ है 9। वैसा ही हमें लगने वाला है OD लगने वाला है OD, ये देखो OE निकालना पड़ेगा, अभी बताया ना OQ इंटू OA, OE इंटू OF, OE लगेगा ना, OQ निकाले OE भी लगेगा, OE निकालना पड़ेगा आप लोगों को। OE कैसे निकालेंगे, ये देखो ये OD रेडियस है, OD रेडियस में से DE पार्ट माइनस कर लो, OE निकालने के लिए OD पार्ट में से DE पार्ट माइनस कर लो। व्हाट इज OD, इट इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल माइनस DE यानी 5, DE यानी 5। अभी मैंने बोला था इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड वाला कांसेप्ट लगाना पड़ेगा, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड वाला कांसेप्ट लगाना पड़ेगा जो रफ में मैंने बताया था। मैं लिखूंगा एज द कॉर्ड्स QA एंड EF ऑफ द सर्कल विद सेंटर P। ये देखो ये जो P सर्कल, ये P सेंटर वाला जो छोटा सर्कल है उसके लिए QA और EF कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही बोले। ये जो दोनों कॉर्ड है QA कॉर्ड और EF कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है, इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, अंदर में इंटरसेक्ट कर रही है। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, जो कि आपने सर्कल लेसन में पढ़े हो, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि ऐसी दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी हो एट पॉइंट M, तो हो जाएगा AM इंटू BM इज इक्वल्स टू CM इंटू DM, ऐसा हो जाता है। वही हमने इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या होगा OQ इंटू OA, ये देखो OQ इंटू OA इज इक्वल टू OE इंटू EF। अब OQ क्या है अपना R माइनस 9 आया इंटू OA, OA तो रेडियस है। अब OE कितना आया R माइनस 5, R माइनस 5, ये जितना OE है उतना ही OF है, ये गिवन है क्वेश्चन, जितना OE है उतना ही OF है, जितना OE है उतना ही OF है, ये इक्वल है। तो जितना OE लिखा है उतना ही OF लिखेंगे R माइनस 5। ये रीजन मैंने इधर लिखा, जगह नहीं थी उधर, इसलिए OE इज इक्वल टू, इसलिए R माइनस 5 लिखा। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप रफ में करो, क्या हो जाएगा ये देखो मैं करके बताता हूँ, रफ में लगेगा आपको। R इंटू R स्क्वायर माइनस 9R हो जाएगा, इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, R माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 9R और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 25, R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 25, ये R माइनस 5 का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस 10R ये हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा देखो, इधर आगे सॉल्व कर रहा हूँ इसको समझने के लिए आप लोगों को, ये देखो ये क्या हो जाएगा समझने के लिए बता रहा हूँ। R स्क्वायर माइनस 9R माइनस R स्क्वायर प्लस 10R प्लस इज इक्वल्स टू 25, इधर रख दो, ये देखो प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कैंसिल, माइनस 9R प्लस 10R यानी माइनस 1R इज इक्वल्स टू 25, R की वैल्यू आ गई 25, 1R यानी 25 ना, ये माइनस 10 माइनस 9 प्लस 10 यानी 1, माइनस 9 प्लस 10 यानी 1, यानी R की वैल्यू आ गई 25। अब R की वैल्यू 25 आ गई, यानी बड़ी वाली रेडियस मिल गई, अब बची हुई है छोटी वाली रेडियस।
AQ है, ये AQ क्या है? छोटे वाले रेडियस का डबल, डायमीटर है ना AQ, AQ इज द डायमीटर, रेडियस प्लस रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस 2r। वो कैसे निकाल जाएगा? ये पूरी जो डायमीटर है AB, ये जो पूरी डायमीटर है AB डायमीटर, AB जो डायमीटर है उस AB डायमीटर में से BQ माइनस कर देंगे। ये देखो ना AQ निकालना, ये AB है, ये Q है, तो ये देखो ना AQ निकालना है अगर हमें AQ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? AB में से BQ माइनस करना पड़ेगा। अब AB क्या है? अगर मैं इस डायग्राम में देखता हूँ तो AB क्या है? ये देखो OA यानी रेडियस है, OB यानी रेडियस है, रेडियस प्लस रेडियस 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 यानी 50 है AB, रेडियस का डबल 50 माइनस BQ कर दो तो अपने आप क्या मिल जाता? AQ क्या है? 2r है, AQ क्या है? 2r है, 2r इज इक्वल टू 41, r निकालना है 41 डिवाइडेड बाय 2 यानी हो जाएगा ये 20.5, 20.5, r इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में लिखो, नहीं दिया है तो मत लिखो, और ये आ गया 20.5। समझ में आ रहा कैसा करना? इजी है, कॉन्सेप्ट बनेगा तो समझ में आएगा। ये रफ पार्ट है, ये मत ध्यान में रखो, ये कैसा किया वो ध्यान में रखो। कुछ भी डाउट प्रॉब्लम रहती है तो बिंदास पूछो। यहाँ पर ये लेसन समाप्त हुआ, जम के प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट लेसन है। बाय बाय।